अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस सेंस यूट्यूब चैनल। आज का हमारा लेक्चर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम के ऊपर है। ये चैप्टर नंबर 3 एंजाइम्स का लेक्चर नंबर 2 है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स जो एंजाइम का हमारे पास आ जाता है वो है कि ऑल एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स। जैसा कि नेम जाहिर कर रहा है, ग्लोबुलर का मतलब होता है ग्लोब शेप्ड, सर्कुलर सा, थोड़े बॉल टाइप का। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि सारे एंजाइम्स जो होते हैं वो बेसिकली एक तो प्रोटीन्स होते हैं और उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ग्लोबुलर होता है। यहाँ पे नीचे आपको दिखा रहे हैं, ये जो है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है एक एंजाइम का, और ये एक आपको दिखाने के लिए स्कीमेटिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को अगर आप लोग देखें तो ये प्रोटीन्स का बना हुआ है और ये इसकी एक्टिव साइट दिखा रहे हैं, ये सबस्ट्रेट दिखा रहे हैं। और बेसिकली आप खुद देखें, ये बॉल टाइप थोड़ा मतलब एक स्ट्रेट सा स्ट्रक्चर नहीं है, ये थोड़ा ग्लोबुलर सा स्ट्रक्चर है। और स्कीमेटिक डायग्राम के अंदर तो आपको क्लियरली नज़र आ रहा होगा, ये बॉल टाइप बनी हुई है। ठीक है, और ये इसकी एक्टिव साइट है, ये सबस्ट्रेट है। तो बेसिकली ऑल एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स, यानी कि उनका ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होता है। सेकेंडली वी हैव दे इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट देमसेल्व्स बीइंग यूज्ड अप। तो जो एंजाइम्स होते हैं ना, वो बेसिकली आपने पहले भी सुना होगा कि कैटलाइज करते हैं रिएक्शन को। कैटलाइज का मतलब होता है कि स्पीड अप अ केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पे वही बात हो रही है कि दे इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट देम सेल्स बीइंग यूज्ड अप, यानी कि वो जो रिएक्शन एक रेट पे हो रहा होता है उसका वो रेट बढ़ा देते हैं, रिएक्शन को तेज़ कर देते हैं और ख़ुद इस सारे प्रोसेस के अंदर यूज़ नहीं होते हैं। मतलब कि वो ख़त्म नहीं हो जाते। ऐसा नहीं होता कि एक एंजाइम ने अगर एक रिएक्शन स्पीड अप करा दिया है उसके बाद वो एंजाइम ख़त्म हो गया, इस तरह नहीं होगा। वो और से और रिएक्शंस भी करवा सकेगा। थर्ड, इसके बारे में हमारे पास आ जाता है देयर प्रेजेंस डज नॉट अफेक्ट द नेचर ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंड प्रोडक्ट्स। यानी कि अगर हम एंजाइम किसी रिएक्शन के अंदर डाल देंगे तो उससे हमारे पास जो एंड प्रोडक्ट्स बनेंगे उन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना उनकी नेचर पे ना ही उनकी प्रॉपर्टीज़ पे। इसकी एग्जांपल आपके पास ये है कि केमिस्ट्री में आपने रिएक्शंस देखे हुए हैं, A+B उससे मिलके प्रोडक्ट बनता है C। ठीक है, लेकिन कभी भी ये नहीं होगा अगर आपने A+B के बीच में एक एंजाइम डाल दिया तो तब भी आपके पास जो प्रोडक्ट है वो C ही बनेगा, उसके अंदर कुछ अफेक्ट नहीं होगा एंजाइम की डलने की वजह से। बल्कि एंजाइम का काम सिर्फ ये है कि वो रिएक्शन को तेज़ी से करवाए, A+B को तेज़ी से C में कन्वर्ट करे, बस। उसके बाद हमारे पास आ जाता है स्मॉल अमाउंट्स ऑफ एन एंजाइम कैन एक्सेलरेट केमिकल रिएक्शन। यानी कि हम थोड़ी सी मिकदार भी अगर लेना एंजाइम की तो वो भी केमिकल रिएक्शंस को तेज़ करवा सकती है। मतलब हमें उसकी मिकदार से फ़र्क नहीं पड़ता, छोटी सी तादाद भी हो अगर हमारे पास तो तब भी हमारे केमिकल रिएक्शन तेज़ी से हो जाएंगे। फिर हमारे पास आ जाता है दे आर वेरी स्पेसिफिक इन देयर एक्शन। अ सिंगल एंजाइम कैटलाइजेज ओनली अ सिंगल केमिकल रिएक्शन और अ ग्रुप ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट एक करेक्टरिस्टिक है और वो है कि एंजाइम्स होते हैं स्पेसिफिक। एंजाइम्स जो होते हैं ना, एक सिंगल एंजाइम है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह के केमिकल रिएक्शन को करवाता होता है। ये नहीं है अगर एक एंजाइम, फॉर एग्जांपल अगर हम डाइजेशन के एंजाइम्स की बात करें तो डाइजेस्टिव एंजाइम सिर्फ डाइजेशन का ही काम करेंगे, वो सर्कुलेशन का काम स्पीड अप कराने के लिए बिल्कुल भी हेल्प नहीं करेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ डाइजेशन से रिलेटेड ही काम करेंगे। तो एंजाइम जो होते हैं ना वो अपने एक्शन के लिए स्पेसिफिक होते हैं, उनको जो काम असाइन किया जाता है वो सिर्फ वही काम करते हैं, वो उससे हट के कभी भी कोई काम नहीं करेंगे। और हमारे पास छठा पॉइंट आ जाता है दे आर सेंसिटिव टू इवन अ माइनर चेंज इन pH, टेम्परेचर एंड सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। अब एंजाइम्स जो होते हैं वो सेंसिटिव भी होते हैं। सेंसिटिव किस तरह होते हैं, उन्होंने एक ख़ास लेवल, एक ख़ास हद के अंदर काम करना रहता है, वो अपनी हद को पार नहीं करते एंजाइम्स। इसकी हमारे पास यहाँ नीचे मिसाल है, देखें ये टेम्परेचर की है, ये एंजाइम काम कर रहा है। ठीक है, ये ऑप्टिमम टेम्परेचर है, यानी कि इस टेम्परेचर तक एंजाइम काम कर सकता है। हम यहाँ से टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं। ठीक है, एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, एंजाइम और स्पीडीली काम करा रहा है और स्पीडीली काम करवा रहा है, इसीलिए आप देख रहे हैं ग्राफ ऊपर जा रहा है। ये ऑप्टिमम टेम्परेचर है, यहाँ पे जाके एंजाइम काम करना रुक जाता है। ठीक है, एंजाइम इस पॉइंट पे आके रुक जाएगा, उसकी हद है ये, इस हद से आगे वो नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर हम टेम्परेचर को फिर भी बढ़ा देंगे, यानी कि हमने टेम्परेचर देखें अब इंक्रीज़ हम करते जा रहे हैं मुसलसल, तो टेम्परेचर बढ़ने से एंजाइम पे ये असर होगा कि उसकी हद क्रॉस हो गई है, तो वो डी नेचर होना शुरू हो जाएगा। डी नेचर होने का मतलब क्या होता है बेटा, कि आपको मैंने पहले दिखाया है एंजाइम का ग्लोबुलर स्ट्रक्चर, तो उसका जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है ना वो फिर ग्लोबुलर नहीं रहता, वो ख़राब हो जाता है। उसका स्ट्रक्चर, वो जो एक बॉल टाइप बनी होती है ना, वो बॉल नहीं रहती, वो उसका पूरा स्ट्रक्चर ख़राब होना शुरू हो जाता है। और स्ट्रक्चर ख़राब हो गया तो समझ लें कि एंजाइम काम करना छोड़ देगा।
इसी तरह पीएच का भी यही है कि पीएच की भी एक हद है उसकी, उसको भी हम कहते हैं ऑप्टिमम पीएच। जब आप इन पीएच की हद के अंदर रहेंगे तो एंजाइम अपना काम स्पीडीली करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा। जब हद आ जाएगी तो उसके बाद एंजाइम जो है वो काम नहीं करेगा। लेकिन अगर आपने फिर भी पीएच बढ़ाई तो हमारे पास क्या होगा, एंजाइम डीनेचर हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है कि सम एंजाइम्स रिक्वायर अ कोफैक्टर फॉर देयर प्रॉपर फंक्शनिंग। कोफैक्टर के बारे में मैं फर्स्ट लेक्चर के अंदर बता चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा हुआ तो आप पहले उसको जाके देखा है, उसमें बहुत डिटेल से कोफैक्टर के बारे में बताया गया है इसमें। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा उसका ओवरव्यू दे देती हूँ कि कोफैक्टर बेसिकली एक ब्रिज होता है जो कि एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में आता है। ये कोफैक्टर है, ये एंजाइम है और ये सबस्ट्रेट है येलो कलर वाला, इनके बीच में ये एक ब्रिज का काम करता है। तो वो कह रहे हैं कि कुछ एंजाइम्स जो होते हैं उनको चाहिए होता है कोफैक्टर, सारे एंजाइम्स को नहीं चाहिए होता, सिर्फ कुछ एंजाइम्स को चाहिए होता है। उसके बाद लास्ट बात आ जाती है कि दे लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शंस। एक्टिवेशन एनर्जी बेटा होती है वो वाली एनर्जी जिसकी मदद से आप एक रिएक्शन को स्टार्ट करवा सकते हो। किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करवाने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो होती है एक्टिवेशन एनर्जी। तो जो एंजाइम्स है ना वो उस एनर्जी को लोअर कर देते हैं, यानी कि वो बहुत थोड़ी सी एनर्जी लगाते हैं हम तो हमारा रिएक्शन शुरू हो जाता है। अगर हम एंजाइम को हटा दें तो हमें एक बहुत बड़ी फोर्स लगानी पड़ेगी, बहुत बड़ी एनर्जी चाहिए होगी हमें किसी रिएक्शन को करवाने के लिए। लेकिन जब हम एंजाइम डाल देते हैं तो वो एक्टिवेशन एनर्जी लोअर हो जाती है, थोड़ी सी एनर्जी के अंदर ही हमारा रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद इस टॉपिक के अंदर एक येलो कलर के बॉक्स में आपकी बुक में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है, उसको भी आप एक नज़र देख लें। बेसिकली वहाँ पे ये कहा जा रहा है कि कुछ एंजाइम्स जो होते हैं ना वो पोटेंशियली डैमेजिंग होते हैं अगर वो अपनी एक्टिव फॉर्म के अंदर बनाए जाएं। यानी कि कुछ एंजाइम्स जो हैं अगर उनको उनकी असल शक्ल में बनाया जाए तो वो काफ़ी डैमेज कर देंगे हमारी बॉडी की चीज़ों को। जैसे कि पेप्सिन जो एंजाइम है ना हमारे पास, वो एक बहुत ही पावरफुल प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, यानी कि वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता होता है। अगर तो हम पेप्सिन को उसकी एक्टिव फॉर्म के अंदर बनाएंगे ना तो हमारे पास क्या होगा कि जो हमारे सेल्स का इंटरनल स्ट्रक्चर है, हमारे पास जो सेल होता है ना हमारी बॉडी के, उनका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसको ये डिस्ट्रॉय कर देगा, ख़त्म कर देगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, मतलब हमारी बॉडी क्या करती है कि जो पेप्सिन है ना उसको इनएक्टिव फॉर्म के अंदर बनाती है। एक्टिव फॉर्म के अंदर नहीं बनाती बल्कि इनएक्टिव फॉर्म के अंदर प्रोड्यूस करती है और उस इनएक्टिव फॉर्म को हम कहते हैं पेप्सिनोजिन। ठीक है, और इस पेप्सिनोजिन को हम लोग एक्टिव फॉर्म में सिर्फ तब कन्वर्ट करते हैं जब डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर ये पहुंच जाता है। ठीक है, डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर क्यों, क्योंकि वहाँ पे ही उसने प्रोटीन की डाइजेशन करनी होती है। तो जब वो डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर पहुँचता है तब हम लोग पेप्सिनोजिन से उसको कन्वर्ट करके एक्टिव फॉर्म में ले आते हैं, यानी कि पेप्सिन के अंदर ले आते हैं। तो बेटा ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर किया करें। काफ़ी इससे बंदे को मोटिवेशन भी मिलती है नए लेक्चर्स रिकॉर्ड करने के लिए। और बाकी आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।